सभी को नमस्कार। आज का अपना जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। और इससे पहले जो अपना टॉपिक था परमाणु अणु और आयन और तत्व यौगिक और मिश्रण, तो उस पर आधारित जितने भी अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और थ्योरी थी वो अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो उसके बाद बात करते हैं अपने आज नए टॉपिक की, रासायनिक अभिक्रिया। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? यानी ऐसे पदार्थ जो परस्पर क्रिया करके नया पदार्थ बनाए। ठीक है, यानी पदार्थ जो है परस्पर क्रिया करके कैसा बनाएगा? नया पदार्थ। जैसे एग्जांपल की बात करें, हाइड्रोजन और क्लोरीन क्रिया करके क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएंगे। ये तो बात होगी रासायनिक अभिक्रिया की। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी तरह एक और एग्जांपल की बात करें अपने, अगर अपने हाइड्रोजन का दहन कर दे, ठीक है, जैसे दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का अगर अपने दहन कर दें, हाइड्रोजन के दहन यानी ऑक्सीजन से क्रिया कराएं, तब क्या प्राप्त होगा अपने को? जल। यानी अपने हाइड्रोजन से अगर क्रिया करा रहे हैं तो अपने को क्या प्राप्त होगा? ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो जल प्राप्त होगा। जैसे बिना ऑक्सीजन के अपने आग जला नहीं सकते, तो ऑक्सीजन चाहिए उसके लिए। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने, ये तो हो गई एग्जाम्पल की बात। अब बात करते हैं जो आपके पास हाइड्रोजन और क्लोरीन है और एक है हाइड्रोजन क्लोराइड, इन दोनों को आपस में अपने बोलते क्या हैं? तो जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले हैं और अभिक्रिया से बना नया प्रोडक्ट, इन दोनों के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है। देखो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं वो तो कहलाएंगे अभिकारक। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, और एक बात करें अपने क्लोरीन की, तो ये दोनों तो क्या कहलाएंगे? आपके अभिकारक। और जो नया प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको बोलेंगे अपने क्या? क्रियाफल, या क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट या उत्पाद। तो ये दोनों तो क्या हो गया अपने? तो इन दोनों की बात करें, ये हैं अभिकारक, या क्या बोलेंगे इनको? क्रिया कारक। ठीक है, तो इसको तो अपने बात करते हैं, ये क्या है? क्रिया कारक, या इसको क्या बोलेंगे अपने? अभिकारक। इसी तरह इसकी बात करें तो हाइड्रोजन क्लोराइड को अपने बोलेंगे क्रियाफल। उसके बाद बात करते हैं अपने रासायनिक समीकरण की। तो रासायनिक समीकरण की बात करें तो रासायनिक समीकरण में क्या है? जैसे अपन ने बात की हाइड्रोजन क्लोराइड अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को अपने किससे शो करेंगे? प्रतीक के रूप में। वो प्रतीक ही किस में भाग लेंगे? रासायनिक समीकरण में। ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ हैं उनको अपने किससे शो करेंगे? प्रतीक के रूप में। ठीक है, और वही क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। कैसे? जैसे अपने बात करें मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के दहन से, दहन का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, दहन से क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये अपने को प्राप्त होगा। अब बात करते हैं इसके प्रतीक की। तो मैग्नीशियम को अपने कैसे लिखते हैं? Mg, और ऑक्सीजन को O2। इन दोनों को विक्रिया कराए तो क्या प्राप्त होगा अपने को? MgO। अब यहाँ पे संतुलित कर लो, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दो, Mg 2 हो गए तो यहाँ पे भी क्या लगा दो? 2। ये होगा बैलेंस। उसके बाद बात करें अपने एक और एग्जाम्पल की, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम का किससे अभिक्रिया होगी? ऑक्सीजन से। वैसे अपने कैल्शियम की आयोडीन से अभिक्रिया कराते हैं, कैल्शियम और
आयोडीन की अभिक्रिया कराएं तो अपने को क्या मिलेगा, कैल्शियम आयोडाइड। ठीक है, तो ये तो बात होगी लैंग्वेज की। अब इसके प्रतीक की बात करें तो इसको कैल्शियम से और इसको I2 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैल्शियम आयोडाइड। ठीक है, तो बैलेंस करने की तो जरूरत तो है नहीं, कैल्शियम एक है और आयोडीन 2 आई। तो ये तो बात होगी रासायनिक समीकरण की, यानी किस में शो करेंगे, अपने प्रतीक के रूप में। अब इनको बैलेंस की बात करें तो बैलेंस अपने किस प्रकार करते हैं कि जो आपके पास Mg है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। तो उसके बाद बात करते हैं अपने संतुलन की। रासायनिक समीकरण संतुलन। रासायनिक अभिक्रिया वाला जो चैप्टर है वो बिल्कुल आसान है। इसमें बस अपने कुछ चीज़ों को बस ध्यान रखनी है कि अपघटन और जो अभिक्रिया कितने प्रकार के हैं वो अपने को ज़्यादा ध्यान रखने हैं, और बैलेंस वाली जो इक्वेशन बनती है मोस्ट जो 10th की बुक्स हैं वो अपने को ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि रासायनिक जो समीकरण का संतुलन है ये किस पे डिपेंड है। तो ये किस पे डिपेंड है, तो अपने को ध्यान रखना है द्रव्यमान संरक्षण के नियम की क्या करता है, ये पालना। ठीक है, अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम का मतलब ये है कि क्रियाकारक और उत्पाद दोनों में जो प्रोडक्ट की जो बैलेंस है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये नियम दिया किसने, तो ये कई बार पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये दिया था एंटोनियो लेवोशियर। ठीक है, अब ये कहेंगे ये है कौन, तो क्वेश्चन अपने बचपन से पढ़ते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो किसे कहा जाता है, लेवोशियर को। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि जो द्रव्यमान है इसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही क्या किया जा सकता है, नष्ट। यानी जो द्रव्यमान है इसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही क्या किया जा सकता है, नष्ट। ठीक है, इसलिए इन्होंने बताया कि जो अभिकारक में जो आपके पास प्रोडक्ट है टोटल अभिकारकों और उनका द्रव्यमान बराबर होना चाहिए किसके, जो बनने वाले उत्पाद है उनके द्रव्यमान के क्या होना चाहिए, बराबर, उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर। तो मेन इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि किस नियम की पालना करता है, द्रव्यमान संरक्षण की, और ये दिया किसने, एंटोनियो लेवोशियर ने, और इसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद बात करें इस नियम का आधार क्या है, कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। और इसका मतलब क्या है कि अभिकारकों का जो द्रव्यमान है उत्पाद के द्रव्यमान के क्या होगा, बराबर। ठीक है, अब समीकरण की बात करें कैसे, तो जैसे बैलेंस में अभी पढ़ा था अपनों ने, तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एक तो सोडियम लेते हैं अपने और इसकी अभिक्रिया कराते हैं H2O से, तो अपने पास क्या प्राप्त होता है, NaOH प्लस H2। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें सोडियम, देखो यहाँ पे एक है और हाइड्रोजन देखो 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे एक ये रहा, यानी टोटल कितने हो गए हाइड्रोजन 3, और यहाँ पे कितने हैं 2। तो 3 करने के लिए अपने 4 कर देते हैं, इसको 2 से गुना करें तो 2 दूनी 4। तो इसका मतलब ये देखो 2 हाइड्रोजन 4। अब चेक करें अपने, और तो यहाँ पे सोडियम हो गए 2 और यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे भी 2 लगा दो। अब ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने का तरीका ये है, दोनों साइड अभिकारक और उत्पाद जितने भी प्रोडक्ट है वो बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने एक और एग्जांपल की, Na2SO4 BaCl2। तो इससे बनने वाले जो प्रोडक्ट है वो कौन से हैं, BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे अपने चेक करें तो Na कितने यहाँ पे 2, ये तो बैलेंस हो ही चुका है क्योंकि क्लोरीन भी यहाँ पे 2 है और ये भी यहाँ पे 2 है। अगर यहाँ पे 2 ना आता तो आप क्या करते कि जो क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे क्या लगाते 2, बैलेंस करने का यही था। उसी तरह यहाँ पे एक और एग्जांपल की बात करें FeSO4, जिससे क्या बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, तो यहाँ पे Fe कितने 2 है तो यहाँ पे भी क्या लगा दो 2, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 2। ठीक है, उसके बाद बात करें H2O2, तो यहाँ पे क्या बनेगा H2O
और क्या बनेगा O2, ठीक है। तो यहाँ पे आज कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं, 3, तो यहाँ पे अपने 4 कर देते हैं, 2 2 4, तो यहाँ पे भी 2 कर देते हैं। देखो हाइड्रोजन भी 4 हो गए, ऑक्सीजन भी 4 हो गई। तो ये तो होगी बात बैलेंस की, यानी बैलेंस किस प्रकार करना है, ठीक है। अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो नेक्स्ट अपने चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। तो पहले बात करते हैं अपने संयोजन। संयोजन होता है और एक होता है अपघटन। तो अपने बारी बारी बात करेंगे। संयोजन, ठीक है। संयोजन का मतलब क्या था, जोड़, या इसको क्या बोल सकते हैं अपने, योगात्मक, योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, जैसे आपके पास 2 पदार्थ हैं ए और बी, तो ये मिलके क्या बनाएंगे, ए बी। इसी तरह मान लो 3 पदार्थ आपके पास ए बी और सी, तो ये मिलके क्या बनाएंगे, ए बी सी। अब इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये देखना है कि योगात्मक में जो आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना है, एक। इसको बोलते हैं एकल, एकल उत्पाद। इसके अलावा अगर कोई बन रहा है तो इसका मतलब ये अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। जैसे बात करें कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों को मिला दे अपने तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक ही प्रोडक्ट है। उसी तरह अपने Zn की बात करें, ZnCl, इसकी अभिक्रिया कराएं तो क्या बनेगा, ZnCl2। और बात करें मैग्नीशियम की बात की थी, किससे, I2 से अभिक्रिया कराएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी आयोडाइड। और फिर बात करें अपने, एक होता है कॉपर वाला, कॉपर प्लस O2, तो ये बन जाएगा 2CaO। तो इसमें देखो प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं एक, और एक प्रोडक्ट वाले जो अभिक्रिया उनको क्या बोलेंगे अपने, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। वो अभिक्रिया देंगे आपको, और नीचे ऑप्शन होंगे कि कौन सी है, ऊष्माक्षेपी है, योगात्मक है, अपघटन है। तो आपको चारों में से कोई एक ऑप्शन चाटना है, ठीक है। तो ये तो बात होगी कौन सी, संयोजन अभिक्रिया की। अब बात करते हैं अपने विघटन। तो विघटन अभिक्रिया की बात करें अपने, विघटन अभिक्रिया, या इसको क्या बोलते हैं, अपघटन। अपघटन अभिक्रिया। तो विघटन और अपघटन का मतलब क्या होता है, सेपरेट। कैसे, जैसे कोई प्रोडक्ट है और ये किसका काम कर रहा है, अभिकारक का। अब अभिकारक से अगर ये दोनों जो प्रोडक्ट है ये टूट रहे हैं किसमें, ए और बी में, तो इनका क्या हो गया, अपघटन। इसी तरह जैसे ABC है, तो ABC में ये क्या टूट जाएगा, A प्लस B प्लस C। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, उसमें तो उत्पाद एकल था और इसमें क्रियाकारक क्या होगा, एकल, यानी एकल क्रियाकारक, ठीक है। तो ये तो बात होगी क्रियाकारक की। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है जो बार बार पूछा जाता है, संगमरमर, संगमरमर, ठीक है। अब इसकी बात क्योंकि इसका विघटन करते अपने, तो पहले तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, CaCO3। तो इसको टेम्परेचर दे अपने, तो टेम्परेचर दे तो ये किस में हो जाएगा, CaO प्लस CO2, और ये गैस निकलेगी बाहर, ठीक है। कोई गैस बाहर निकलती है तो एरो का निशान ऊपर, अगर कोई तल में बैठा हो तो एरो का निशान नीचे। तो ये तो बात होगी विघटन और अपघटन की। अब इसमें और भी पार्ट्स हैं कि विघटन में कौन कौन से अपने पास, तो बात करते हैं अपने इसके प्रकार की। अब बात करते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार, एक तो है तापीय अपघटन, नाम से पता चल रहा है किसके कारण, ताप के कारण। उसके बाद है प्रकाशीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन। और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसी तरह की वीडियो आपको जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें अपने पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी रेडॉक्स अभिक्रिया।
तो इसी के साथ चैनल को आप शेयर भी करते रहें। अब बात करते हैं अपने तापीय अपघटन। तो तापीय अपघटन में क्या है, इसमें जो अपघटन का कारण है वो कौन रहेगा, ताप, यानी ताप के कारण। और प्रकाश अपघटन में क्या होगा, प्रकाश के कारण। और इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, विद्युत धारा की। ठीक है, तो ये है अपघटन के प्रकार। कई बार प्रकार भी पूछ लेते हैं, निम्न में से कौन सा प्रकार नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है तापीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन और कौन सा है, विद्युतीय अपघटन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपने तापीय अपघटन की। तापीय अपघटन, तो इसमें जो एग्जाम्पल ही अपने को ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले बात करें पोटेशियम क्लोराइड। अपनों ने रासायनिक सूत्र पढ़े थे, तो उसके आधार पर आपको कोई भी अगर नाम लिखा हुआ है तो अपनों ने बात की थी, आप ऊपर जो आवेश लगे हैं उनको याद कर लो और नीचे उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, रासायनिक सूत्र। तो इसका जो सूत्र है वो क्या है, 2KClO3। इसको टेम्परेचर दें अपने, तो ये क्या बन जाएगा, 2KCl प्लस 3O2। ठीक है, उसी तरह और बात करें अपने सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको अपने क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। इसको अगर टेम्परेचर दे तो क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है, सोडियम यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दो, बाकी संतुलित हो ही गई है। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने FeSO4, तो इसको टेम्परेचर दे तो ये क्या बन जाएगा, Fe2O3 प्लस SO2SO3। अब इसमें ये रहेगा कि अपने को इक्वेशन याद करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो 10वीं में जितने भी इक्वेशन है वो अपने को ध्यान रखनी है कि ताप अपघटन में कौन सी अभिक्रियाएं शामिल है। ठीक है, जैसे एक थर्ड ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है कि जैसे लिखा हुआ है मैग्नीशियम सल्फेट और टोटल समीकरण है, यहाँ पे इसको टेम्परेचर दें तो यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, उसी तरह इसको टेम्परेचर दें और इसमें पूछ लिया कि जो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट प्राप्त होंगे आपको, उनके नाम बताओ, A, B और C। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास प्राप्त होगा उसको बोलेंगे मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, और फिर इसको टेम्परेचर दिया तो यहाँ से टूट जाएगा किसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये SO2 और ये SO3। ठीक है, तो ये तो होगी। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो अपने को ये भी 10th की बुक में दिया है तो अपने को वही ध्यान रखना है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन जो नया होगा तो वो सबके लिए होगा, लेकिन वो अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें अपने प्रकाशीय अपघटन। यानी किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। तो एग्जाम्पल की बात करें 2AgCl और इसको अपने लाइट दें। लाइट का मतलब है सनलाइट। सनलाइट को क्या लिखते हैं, H-nu। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सनलाइट। तो यहाँ से टूटेगा किसमें, 2Ag प्लस Cl2। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जांपल है वो तो ध्यान रखना अपने को, जो अपने फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं, कौन सा, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, अब इसको अपने प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, इसका अपघटन, ब्रोमाइड और सिल्वर। ठीक है, तो ये तो बात होगी किसकी, फोटोग्राफी। तो बस यही ध्यान रखना है इसमें, इसका किसका यूज़ किया जाता है, फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी जिसमें आती है आपकी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर, ब्लैक एंड वाइट। तो ब्लैक एंड वाइट फोटो जो आती है वो किसके कारण आती है, इसके कारण। ठीक है, तो ये रिएक्शन अपने को ध्यान रखनी है। फोटो खींचते हैं तो लाइट पड़ती है, लाइट पड़ती है तो किस में टूट जाता है, ब्लैक एंड वाइट में। ठीक है, और अब बात करते हैं अपने विद्युत अपघटन। विद्युतीय अपघटन,
तो यहाँ पे विद्युत देंगे तो जैसे अपने बैटरी होती है, बैटरी में अपने प्लस और माइनस दो सिरे होते हैं, तो आवेश के हिसाब से ये बटे जाते हैं। कैसे? जैसे NaCl है और इसको अपने करंट दें यानी विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो ये Na पॉजिटिव चार्ज और Cl कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है। जैसे H2 है, पानी है, पानी में अगर करंट प्रवाहित किया अपने, एक तो था आंसू जल, आंसू जल होता है प्योर वाटर, यानी उसमें कोई अशुद्धि नहीं होती। इसमें जो अपने पीते हैं थोड़े बहुत अशुद्धि होती हैं, तो इसमें करंट पास हो जाता है। तो इसमें जो आपके पास हाइड्रोजन प्लस बनेगा और ये OH नेगेटिव। ठीक है। तो यही अपने को ध्यान रखना है विद्युत अपघटन। एक प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी होती है जो अपने को डिटेल में ध्यान रखेंगे अपने बायोलॉजी में, लेकिन अभिक्रिया अपने थोड़ी सी पढ़ लेते हैं जो अपने को ध्यान रखना है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जिसको फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पे H2 है और यहाँ पे Cl2, इन दोनों की लाइट की उपस्थिति में अगर अपने अभिक्रिया कराएं तो क्या बनेगा? ये 2HCl। ठीक है, बस यही इसमें ध्यान रखना है, बाकी डिटेल में अपन पढ़ेंगे बायोलॉजी में। तो अपने इस चैनल पे जुड़े रहें। बाकी जो भी आपका सिलेबस है बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस तक करवाया जाएगा, तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रहे। अब बात करते हैं अपने विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन का मतलब ये है, जैसे इक्वेशन है, तो ये क्या हो जाएगा? जो अधिक सक्रिय जो प्रोडक्ट होगा या जो पदार्थ होगा वो क्या करेगा? कम सक्रिय वाले जो पदार्थ है वहां से क्या हो जाएगा? स्वैप हो जाएगा। ठीक है, ये होता है कम सक्रिय। तो कम सक्रिय तो हिलेगा नहीं, वो वहीं का वहीं रहेगा। अधिक सक्रिय वाला ज्यादा एक्टिव रहेगा। अधिक सक्रिय जैसे मान लो कि गवर्नमेंट जॉब है इसके पास और इसके पास नहीं है, तो ये ज़्यादा सक्रिय होगा। ठीक है, ज़्यादा सक्रिय होगा तो ये हर चीज़ को क्या कर पाएगा? खरीद पाएगा, इसलिए क्या करते गए? स्वैप। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास ZY, और कम सक्रिय वाला को क्या कर दो? अलग। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें CuSO4 और Zn, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? ZnSO4 और प्लस Cu। तो आपके पास जो Zn है वो क्या है? अधिक सक्रिय है, और Cu जो है वो क्या है? कम सक्रिय। ठीक है, और जैसे एग्जांपल और ले लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड और उसकी कैल्शियम से अभिक्रिया कराएं तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड, और ये क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम बार। तो अधिक सक्रिय कौन सा है? आपके पास कैल्शियम। जो अलग रह गया सिंगल में, उसको अपने पास पता चलेगा कि ये क्या है? कम सक्रिय है। ठीक है, कई बार ये भी पूछ लिया अधिक सक्रिय कौन है, कम सक्रिय कौन है, तो जो कम सक्रिय वो अलग रहेगा, उसके साथ कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो होगी विस्थापन अभिक्रिया। एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हो रहा है इसमें जो अपने को ध्यान रखनी है, Fe प्लस MgCO3। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन बनेगी? FeCO3 और Mg। ठीक है, तो ये अभिक्रिया नहीं बनेगी, यानी नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम की तुलना में जो फेरस है वो क्या है? कम सक्रिय। तो कम सक्रिय ये पहले से मतलब अलग से रखा है, तो इसके साथ कोई अटैच ही नहीं होगा। अटैच नहीं होगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ये कौन सी है? यानी कई बार पूछ लेते हैं इनकी रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, क्या होगी? नो रिएक्शन। तो ये तो होगी विस्थापन अभिक्रिया। अब बात करते हैं अपने द्विविस्थापन। तो नाम से पता चल रहा है, यानी कितने बार विस्थापन होगा? 2 बार। 2 बार विस्थापन ना कह के अपने कह सकते हैं कि दो पदार्थ जो है वो आपस में क्या करेंगे? स्वैप। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे AB और यहाँ पे लिखता हूँ CD, तो इसमें क्या होगा? ये हो जाएगा CB और ये क्या हो जाएगा? AD। ठीक है, ये आपस में प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? चेंज। जैसे अपने बात करें CuSO4 प्लस MgI2। ठीक है, तो Mg के साथ तो ये चला जाएगा और Cu के साथ I चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा? MgSO4 और यहाँ से क्या बन जाएगा? कैल्शियम आयोडाइड। ठीक है, तो यही अपने को ध्यान रखना है। द्विविस्थापन में अपने को पता चल जाएगा कि आपके पास जो पदार्थ हैं वो क्या है? एक दूसरे से क्या हो रहा है? स्वैप। तो यहाँ पे देख लेना, देखो SO4 अलग हो गया और I अलग हो गया, इसका मतलब कौन सा विस्थापन है? द्विविस्थापन। जैसे हमने बात करें
अब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास Na किससे अभिक्रिया करेगा, सिल्वर से, ठीक है। तो अगर अपने ऐसे बात करें तो ये से अभिक्रिया नहीं करेगा, जो अपना समीकरण लिखी है उसके हिसाब से ही चले गई। तो कई बार क्या होता है, जो बॉन्ड बनने वाले सिर्फ उसी पदार्थ से बनेगा जो आपस में अटैच हो, ऐसे नहीं कि अपने Na की सिल्वर से अभिक्रिया करा दे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, NaF, और यहाँ से क्या बनेगा, सिल्वर आयोडीन, ठीक है। और बात करें जैसे Na2SO4 और BaCl2, तो अभिक्रिया कराएं तो यहाँ पे क्या होगा, BaSO4 और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2NaCl, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये अविलेय पदार्थ है, अविलेय पदार्थ। जैसे रेत और जल हो गया, तो रेत तो नीचे बैठी रहती है और जल जो है ऊपर रहता है, ठीक है। तो ये अविलेय पदार्थ है और इसी को शो करने के लिए एरो कहाँ लगेगा, डाउन में, ठीक है। तो बस इसमें ये देखना है Na किससे अभिक्रिया कर चुका है, Cl से, और यहाँ पे Ba जो है वो किससे, सल्फेट से, ठीक है। बस ये जो आपको ध्यान रखना है, ये एरो ही ध्यान रखना है आपको। उसके बाद बात करें लास्ट एग्जांपल की, AgCl प्लस NaNO3, तो NaCl प्लस AgNO3, तो ये भी क्या अविलेय पदार्थ, इसलिए एरो का निशान का है नीचे। तो ये है विस्थापन और द्विविस्थापन। तो उससे पहले अपनों ने बात करी ली कि योगात्मक अभिक्रिया कौन सी है, अपघटन अभिक्रिया कौन सी है। तो इनको तो बस अभिक्रियाओं से ध्यान रखना है। अभिक्रिया दे दी जाएगी, कई बार संतुलन के लिए दे दी जाएगी, और नीचे 4 ऑप्शन ये होंगे। और ये टॉपिक बिल्कुल आसान है, बस इसमें ये है कि आप जितना रिविजन करोगे, जितने आप एग्जाम्पल पढ़ोगे, वही फायदा है, ठीक है। रटने की कुछ जरूरत नहीं है, 10वीं की बुक पढ़ो और जो प्रीवियस ईयर के जो आपके पास क्वेश्चन है वही अपने को करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ अपने पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी और रेडॉक्स अभिक्रिया, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय। तो आगे भी बहुत अच्छा टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।